हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। इतिहास की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 10 के अंतर्गत उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन के विषय में प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम उपनिवेशवाद शब्द के अर्थ पर प्रकाश डाल रहे हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, फिर भी हम इस शब्द पर प्रकाश डाल रहे हैं। उपनिवेश किसे कहते हैं? बच्चों, उपनिवेश जब कोई देश दूसरे देश पर शासन करने लगता है तो शासन करने वाला देश, शासित जो देश होता है उसे उसका उपनिवेश कहते हैं। सरल शब्दों में, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ब्रिटेन द्वारा भारत को अपना उपनिवेश बनाया गया, अर्थात भारत में अंग्रेजों द्वारा शासन स्थापित किया गया। और अंग्रेजों द्वारा भारत में किस प्रकार शासन स्थापित किया गया, इसके विषय में आप सभी जानते हैं। भारत में अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आए थे। भारत का खोजकर्ता वास्को डी गामा को माना जाता है, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था। और वह क्यों आया था भारत में? व्यापारिक मार्ग को खोजने के लिए आया था। और उसने भारत में, वह कालीकट 1498 ईस्वी में पहुंचा। इस प्रकार उसने भारत की खोज भी की और भारत में मसालों का व्यापार किया और काफ़ी लाभ कमाया और धीरे धीरे पूरे यूरोप में उसकी प्रसिद्धि हो गई। और इस प्रकार से यूरोप के विभिन्न देशों द्वारा व्यापारी वर्ग भारत में व्यापार करने के लिए आए। इसी क्रम में अंग्रेज भी आए और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों को हरा करके भारत के राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए, अभी हमने कहा कि भारत की राजनीतिक स्थिति, अर्थात भारत की राजनीतिक स्थिति जो उस समय थी वह अंग्रेजों के अनुकूल थी, जिसका उन्होंने लाभ उठाया। और भारत के जो देशी राजा थे आपस में लड़ रहे थे, उनको अंग्रेजों ने आपस में और लड़ाया और उनमें फूट डाला। और इस प्रकार से अंग्रेज भारत में आपसी फूट का लाभ उठाते हुए शासन स्थापित करने में सफल हो गए। तो अंग्रेजों के दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी प्रशासन के काल को औपनिवेशिक प्रशासन कहा जा सकता है। और औपनिवेशिक प्रशासन की स्थापना अंग्रेजों द्वारा संपूर्ण भारत में की गई। और कैसे की गई? अभी हमने कहा कि ये व्यापारी के रूप में आए थे और अतः अपने व्यापार का विकास करना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। और बंगाल में सर्वप्रथम इन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित की। और बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध प्रांत था। कृषि, उद्योग धंधों एवं व्यापार को अंग्रेजों के शासन से काफ़ी क्षति पहुंची।
और बंगाल की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। तो वैसे तो बच्चों, औपनिवेशिक प्रशासन की स्थापना अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में की और इसमें जो मुख्यतः क्षेत्र आते थे वे थे बंगाल, राजमहल व संथाल की पहाड़ी भाग, मध्य भारत तथा दक्कन प्रदेश के नगरीय एवं देहाती भाग, जो कि मुख्य रूप से शामिल थे। इन प्रदेशों में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति यानी कि अंग्रेजों के शासन करने की नीति व नियम व्यापक रूप से लागू थे। किन किन क्षेत्रों में? बंगाल में, राजमहल व संथाल की पहाड़ी भागों में और मध्य भारत तथा दक्कन प्रदेश के नगरीय एवं देहाती सभी इलाकों में, सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों के औपनिवेशिक नीति व्यापक रूप से लागू किए गए थे और जिसका समय समय पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया जाता था। और विरोध क्यों किया जाता था? क्योंकि कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी के द्वारा भारत में शासन शुरू किया गया था, जिसने कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में परास्त किया था। क्लाइव वह कंपनी का गवर्नर ही था और प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इसीलिए क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो यह एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी के गवर्नरों जो बाद में गवर्नर जनरल आए, तो उनकी जो नीतियाँ थी यह थी कि कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो, यानी धन कमाना ही उनका उद्देश्य था। यह धन उसे अपने व्यापार वाणिज्य के विकास, भारतीय राज्यों के साथ होने वाले युद्धों के खर्चों, मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों की सहायता के लिए आवश्यक थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था बच्चों? धन चाहिए था। और किस लिए चाहिए था? समस्त व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए। और कैसी व्यवस्था? व्यापार वाणिज्य के विकास की व्यवस्था के लिए धन चाहिए था। भारतीय राज्यों के साथ होने वाले युद्ध के खर्चों के लिए धन चाहिए था। साथ ही मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों की सहायता के लिए कंपनी को धन की आवश्यकता थी और कंपनी भारत से अधिक धन की प्राप्ति की कामना रखती थी। इसलिए कंपनी ने भू राजस्व व्यवस्था, जो कि उस समय राजस्व प्राप्ति का प्रमुख साधन था, भू राजस्व व्यवस्था, तो समय समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भू राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में कंपनी के विभिन्न गवर्नरों द्वारा समय समय पर विभिन्न नियम लागू किए गए। और ऐसा क्यों किया गया? अभी हमने ऊपर बताया था कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए कंपनी के गवर्नर जनरलों द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा था। और जो है
कि ये भू राजस्व व्यवस्था जो थी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यही राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता था, और जैसे जैसे नियम परिवर्तित होते थे वैसे ही लोगों द्वारा विरोध भी जताया जाता था, विरोध भी किया जाता था। और भारत में राज्य की आमदनी का स्रोत लगान ही था, अतः बंगाल में दीवानी प्राप्त करने के लिए कंपनी के प्रशासकों ने लगान की राशि में वृद्धि कर अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास किया। तो उपनिवेशवाद और देहात में क्या स्थिति थी बच्चों की? उपनिवेशवाद यानी भारत पर ब्रिटेन के शासनकाल के दौरान देहात की स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसा कि अभी हमने बताया कि औपनिवेशिक प्रशासन की स्थापना वैसे तो अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में की, लेकिन जो विशेष प्रभावित क्षेत्र था उसमें था बंगाल, राजमहल व संथाल की पहाड़ी भाग, मध्य भारत और दक्कन प्रदेश के नगरीय एवं देहाती इलाके। तो ये क्षेत्र विशेष प्रभावित थे, और इन्हीं क्षेत्रों पर कंपनी के आने वाले गवर्नर जनरलों ने अधिक से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से, और धन कमाने का एक ही क्षेत्र था, वह था भू राजस्व यानी लगान। तो लगान के नियम में परिवर्तन करते रहते थे, और जब गवर्नरों द्वारा परिवर्तन किया जाता था तो जनता पर जैसा प्रभाव पड़ता था उसी अनुपात में जनता द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया जाता था, जिसकी जानकारी हमें तत्कालीन राजस्व अभिलेखों यानी सरकारी अभिलेखों, जो राजस्व कौन वसूलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलती थी, जैसा कि अभी हमने बताया है आप लोगों को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अभिलेख होते थे यानी सरकारी आंकड़े जो होते थे, उसी से हमें इन घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सर्वेक्षणों यानी जो समय समय पर कंपनी द्वारा सर्वे कराया जाता था, तथा विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती थी, और विभिन्न समय में विभिन्न यात्री जो भारत में आए, जिनका कि हम पिछले चैप्टरों में उल्लेख कर चुके हैं, उन्होंने अपने विवरणों में भी ब्रिटिश इंडिया का वर्णन किया है। तो उनके विवरणों द्वारा और विभिन्न जांच आयोगों द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसके द्वारा हमें उपनिवेशवाद और देहात के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुई थी, यहीं से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अभी अभी हमने बताया, और आप लोग जानते भी हैं कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद ही बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, और इसके पश्चात 1764 में होने वाला बक्सर का और 1764 में होने वाले बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, उसके तहत
अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस प्रकार 3 प्रांतों पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष अधिकार हो गया था। नवाब जो होते थे वो नाम मात्र के शासक होते थे और वास्तविक शासक अंग्रेज ही थे। तो इस प्रकार 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजी प्रभाव को मजबूत कर दिया और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों की विभिन्न नीतियां भी तैयार की गई, लागू की गई। औपनिवेशिक शासन प्रणाली में सबसे पहले बंगाल प्रांत स्थापित की गई थी और इस प्रांत ने से ही सर्वप्रथम ग्रामीण समाज की रूपरेखा तैयार करने, भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाने तथा भू राजस्व व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया। कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, परिवर्तन तथा उनसे संबंधित समस्त घटनाओं का उल्लेख सरकारी अभिलेखों, पत्र पत्रिकाओं, सर्वेक्षणों और जांच रिपोर्टों द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों ने, जैसा कि हम अभी ऊपर बता चुके हैं, कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए लगान की दर में ही, लगान के लागू करने के नियम में परिवर्तन करना शुरू किया, क्योंकि उनके सामने राजस्व संबंधी समस्याएं थी। यानी कंपनी के समक्ष अर्थ की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए राजस्व क्षेत्र में ही सर्वप्रथम विभिन्न नीतियों को अपनाया गया। ब्रिटिश प्रशासन के समय 1770 के दशक में भू राजस्व संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। बंगाल में इस समय बार बार अकाल पड़ने तथा खेती की पैदावार में गिरावट के कारण स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। इस समस्या के कारण अनेक जमींदारों ने अपनी जागीरें बेच दी थी। बेचने का क्या कारण होता था, अभी हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। साथ ही क्या होता था कि राजस्व संबंधी समस्याएं जो थी वो बढ़ रही थी और बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी, जिसको संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों ने लगान के नियम में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, जिसमें क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लगान वसूली के लिए बनाए गए नियम कारगर नहीं सिद्ध हुए। यानी क्लाइव, जिसके नेतृत्व में बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी, सिराजुद्दौला को हराकर उसने जो नियम बनाए थे, और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो नियम बनाया गया था
वह कारगर सिद्ध नहीं हुआ और हेस्टिंग्स ने लगान वसूली का काम भारतीयों से लिया। कलेक्टर को राजस्व वसूली का काम सौंपा गया। लगान वसूली के लिए ठेकेदारी व्यवस्था अपनाई गई। सबसे अधिक लगान देने वालों को 5 वर्ष के लिए जमीन का ठेका दे दिया गया। इससे कंपनी की आय में तो वृद्धि हुई, परंतु लगान से प्राप्त होने वाली राशि अनिश्चित रही, क्योंकि इसमें केवल समय का प्रतिबंध होता था, अनुबंध होता था, यानी 5 वर्ष का अनुबंध होता था। जमीन को ठेके पर दिया जाता था जमींदारों को। इसमें केवल समय का अनुबंध था। इससे कंपनी की आय में निश्चित राशि नहीं आ पाती थी। इसलिए कॉर्नवालिस ने लगान की राशि को निश्चित करने का प्रबंध किया और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था? जो स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या था? यह लगान वसूल करने का एक तरीका जो था उसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। लेकिन इसके पहले, जैसा कि अभी हमने बताया था कि क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए थे वो अपर्याप्त थे अंग्रेजों की दृष्टि से। क्यों अपर्याप्त थे? क्योंकि इन लोगों ने, क्लाइव ने द्वैध शासन की व्यवस्था की थी और कॉर्नवालिस ने क्या किया था कि 5 साल के लिए भूमि को ठेके पर उठा दिया था। यानी कि जो भी व्यक्ति, जिस क्षेत्र का व्यक्ति अधिक भूमि की नीलामी करता था, जो अधिक से अधिक दाम लगाता था, उसको उस क्षेत्र का जमींदार मान लिया जाता था। किंतु इसमें लगान की राशि निश्चित नहीं होती थी, केवल समय सीमा निर्धारित होता था। इससे कंपनी की आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई और इसके बाद जब कॉर्नवालिस आया तो उसने इस स्थिति को सुधारने के लिए स्थायी बंदोबस्त, यानी कि बार बार ठेके पर उठाए जाने वाले प्रबंध को परिवर्तित कर दिया, यानी स्थायी कर दिया। हर 5वें साल जो अंग्रेजों को भूमि ठेके पर उठाना पड़ता था और लगान वसूली के लिए अपने व्यक्तियों को लगाना पड़ता था, अब वह सिस्टम एकदम बदल गया। अब अंग्रेजों को केवल आय से मतलब रह गया। इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है, स्थायी बंदोबस्त। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक व्यापारी के रूप में आने वाली जाति ने भारत में आपसी मतभेद का लाभ उठा करके भारत को अपना उपनिवेश बनाया, अपना शासन स्थापित किया और साथ ही यहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, अधिक से अधिक धन प्राप्ति के लिए भू राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले परिवर्तन लाना शुरू किया गया और यह काम कंपनी के विभिन्न गवर्नरों द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें कॉर्नवालिस
द्वारा उठाया गया कदम जो स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों की आय में वृद्धि के साथ साथ ही इनके शक्ति में वृद्धि करने में भी सहायक सिद्ध हुई और इसी कॉर्नवालिस की इसी नीति के कारण भारत में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे जमींदार वर्ग के नाम से जाना गया। तो बच्चों, हम अगले वीडियो में कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के लागू करने के कारण उसके गुण, उसके दोष आदि पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।